दोस्तों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम विष्णु खरे जी के साथ हैं। यह बात आम तौर पर मुहावरे में कही जाती रही कि अमुक व्यक्ति के न रहने पर पूरा साहित्य समाज, कविता समाज, सहृदय समाज उन्हें भरपूर रूप से याद करता है और जो अभाव पैदा होता है उसे कभी भरा नहीं जा सकता, यानी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती। पर मैं यह आप सच्चे मन से कहना चाहूँगी कि विष्णु खरे के बारे में यह एक दुखद सच्चाई भी है कि उनके निधन से जो जगह खाली हुई है वह हमेशा खाली रहेगी। इसीलिए कि विष्णु खरे मनुष्य, खरे कवि, दोनों रूपों में सबसे अलग, सबसे असाधारण और नई लीक पर चलने वाले साहित्यकार थे। वे कवि थे, आलोचक थे, असाधारण अनुवादक थे, शास्त्रीय और फिल्मी संगीतों के बारे में भी गहरी जानकारी थी उन्हें सिनेमा के मर्मज्ञ के रूप में और कुशल पत्रकार, निर्भीक पत्रकार के रूप में तो हम सब याद करते ही हैं। इन सभी क्षेत्रों में उनके काम ने एक गहरी छाप छोड़ी समाज पर, साहित्य जगत पर, विश्व के पूरे फलक पर। दरअसल उन्होंने कुछ नए परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए और यह सब उनकी अपार प्रतिभा, उनके गहरे अध्ययन, अथक श्रम और सबसे अधिक उनके अंदर जो एक नई संवेदना दृष्टि थी उसी के कारण संभव हुई। साथियों, विष्णु खरे ने 4 ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जिससे हिंदी साहित्य और खासकर कविता का परिदृश्य उसका फलक, कैनवास बड़ा होता है, विस्तृत होता है और बदलता भी है, परिवर्तित होता है। पहला तो यह था कि कविता का उन्होंने 70 के दशक में टेबल, दोस्त, चिड़ियों की मृत्यु जैसी कविताओं के माध्यम से हिंदी कविता में एक मौलिक और दूरगामी बदलाव संभव किया। जिसका व्यापक असर यह हुआ कि कविता वह नहीं रही जो अतीत में हुआ करती थी, जो पहले हुआ करती थी। विष्णु खरे की कविता ने नए कथ्यों के साथ साथ नई भाषा और कविता की फॉर्मेटिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संरचना, नई संरचना की शुरुआत की। वह गद्यात्मक हुई, वह निबंध जैसी हुई, वह अलंकरण विहीन हुई। उससे उनके साथ के और उनके बाद की पीढ़ियों को ये नई संरचना, आप समझ रहे हैं, कविता में जो ये नए बदलाव किए गए भाषा के तौर पर, संरचना के तौर पर, ये कई पीढ़ियों को, उनके आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करता है। बहुत से कवि ने उनके गैर पारंपरिक शिल्प में लिखना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण ने अपने एक लेख में कहा था कि विष्णु खरे की कविता के तमाम प्रचलित नियमों और शिल्पों को लांघ कर लिखी गई है। उनके 5 संग्रहों में फैली हुई कविता इस बात का दस्तावेज है, प्रामाणिक दस्तावेज है कि एक समर्थ कवि कितनी बेचैनी के साथ समकालीन जीवन को और जीवन के यथार्थ को एक डॉक्टर की तरह न केवल पड़ताल करता है बल्कि चीर-फाड़ करता है और किस एक शुष्क जहान को, जो उबड़ खाबड़ है, उसको अपनी कविता में रचने, जिसको कहते हैं ना पुनः सृजन, क्योंकि जीवन का पुनः सृजन ही तो कविता है, पुनर्रचना करने में अपनी क्या कह सकते हैं, प्रमुख भूमिका निभाता है। साथियों, विष्णु खरे अपने परवर्ती कवियों की रचनाशीलता पर गहरी निगाह रखा करते थे। जो उनसे पहले, उनसे पूर्व जो साथी लिख रहे थे, रच रहे थे, और एकदम नए कवियों को भी जो भी कविता में सार्थक पहल कर रहे थे उसकी दिल खोल कर प्रशंसा भी करते थे।
और ये बड़ी खूबी होती है साथियों, ये खूबी मदन कश्यप जी में भी है, ये खूबी आज के समय के लीलाधर मंडलोई में है, राजेश जोशी में है। ये अपनी नई प्रतिभाओं को न केवल सराहते हैं बल्कि उसे प्रेरित करते हैं, उसके सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हैं और लगातार अपनी दिशा निर्देशन से उसे समृद्ध करते हैं। तो विष्णु खरे शास्त्रीय और फिल्म संगीतों का जो उनको ज्ञान था, जो उनकी गहरी रुचि थी, जो गहरी जानकारी थी, उससे हिंदी जगत भी समृद्ध हुआ। उनकी कई किताबें हिंदी और विश्व सिनेमा को पढ़ने, समझने और समझाने की एक नई राह खोलती है, नए वितान तानती है। उन्हें सिनेमा की बुनियादी पाठ्य सामग्री के तौर पर भी पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं और उसके रेफरेंस देते हैं। विष्णु खरे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। दरअसल उनका पूरा काव्य व्यक्तित्व मुक्तिबोध से बहुत प्रभावित था और वे उनके आलोचनात्मक लेखों का अनुवाद करने की योजना भी बना रहे थे। ये उनके आखिरी दिन थे। साथियों, विष्णु खरे जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम उनकी उन 5 कविताओं के द्वारा उनकी रचनात्मक यात्रा को भी तय करेंगे और साहित्य जगत, समाज, फिल्म जगत और हिंदी जगत को जो वो कुछ दे गए हैं, समृद्ध कर गए हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। साथियों, देखा जाए तो उनकी प्रमुख रचनाएं थी एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज पर्दे में, पिछला बाकी ये कविता संग्रह था, आलोचना की पहली किताब या आलोचना की किताब थी, सिनेमा पढ़ने के तरीके, दरअसल सिनेमा, पटकथा, डॉक्यूमेंट्री, इन सब की जानकारी लेनी होती है। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस पर सिनेमा पर आलोचना की एक जरूरी पुस्तक है। मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. एलियट की अवधारणा, कॉन्सेप्चुअल उसको देने की कोशिश की है उन्होंने। यह चाकू समय, दरअसल ये अतिला योसेफ की उस पर लिखी हुई पुस्तक है। काले वाला फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य, इसका अनुवाद किया इन्होंने। और विष्णु खरे जी कई सम्मान और कई पुरस्कारों से नवाजे गए। उनको रघुवीर सहाय सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली से मिला, इसका सम्मान शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द डेयर ऑफ द वाइट रोज, इस पर इनको सम्मान मिला। अब हम उनकी उन 5 कविताओं का पाठ करेंगे शोधार्थियों, और उन 5 कविताओं के द्वारा हम अपने कवि को चिन्हेंगे, पहचानेंगे और उनकी उन जरूरी कविताओं, उस जरूरी हस्तक्षेप को भी चिन्हित करेंगे। चलिए, पहली कविता है कहो तो डरो। कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, कहो तो डरो कि हाय यह क्यों कह दिया, न कहो तो डरो पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर न झलक आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे न दे, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, न डरो तो डरो कि हुक्म होगा डर। साथियों, इसी कविता विशेष से हमें ये समझ में आता है बहुत अच्छी तरह से कि वे किस तरह से रघुवीर सहाय की रचना कर्म को, की कविताओं को और उनके साहस को, उनकी निर्भीक पत्रकारिता को, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को अपने में समो चुके थे। विष्णु खरे उनके सच्चे अनुयायी कहे जा सकते हैं और इस कविता में
हंसो हंसो जल्दी हंसो की एक प्रतिगूंज लगातार कविता में बनी रहती है, और ऐसा लगता है कि नेपथ्य से रघुवीर सहाय मुस्कुरा रहे हैं और कविता की हर पंक्ति रघुवीर सहाय से प्रेरित और लगभग उन्हीं को संबोधित और उनके उस असहाय समाज को संबोधित कविता है। दूसरी कविता है अक्स। आईने में देखते हुए इस तरह इतनी देर तक देखना कि शीशा चकनाचूर हो जाए, फिर भी इतना मुश्किल नहीं। वह शीशे में यूं और इतना देखना चाहता है कि बिल्लार में तिड़कन तक न आए। सिर्फ जो दिख रहा है वह पुर्जा पुर्जा हो जाए, और जो देख रहा है वह भी, और जो देख रहा है वह भी फिर भी एक अक्स बचा रहे, फिर भी एक अक्स बचा रहे जिसका वह है उसे जाने कैसे देखता हुआ। साथियों, ये दरअसल देखना क्या है, साक्षात करना देखना क्या है, साक्षी होना देखना क्या है, चेतावनी देखना क्या है। जो कुछ अनदेखा रह जा रहा है, जो कुछ छिपाया जा रहा है और जो कुछ केंद्रित नहीं हो रहा, हाशिए पर है, उस सबको देखना है। और रघुवीर सहाय सरीखे ही विष्णु खरे चेतावनी के कवि हैं, प्रतिपक्ष के कवि हैं। ठीक, साहस और जोखिम उठाते हैं, साधन शक्ति सुविधा के प्रतिपक्ष में खड़े नजर आते हैं, और इसीलिए यह कविता इतनी खरी कविता हो जाती है विष्णु खरे की कि देखो, और देखना क्यों लाजमी है, और कुछ इस तरह देखो कि जो झूठ है वो चूर चूर हो जाए, तुम साक्षी बनो, तुम प्रामाणिक रूप से जोखिम उठाओ। तो ये कविता एक अनुशीलन है, ये कविता एक ज़रूरी चिंता है, और ये कविता समाज के उन तमाम ज़रूरी क्या कह सकते हैं, जो देखना ज़रूरी है, उस पर एक अच्छी दस्तक है, हस्तक्षेप है। तीसरी कविता है लौटना। उसे जहाँ छोड़ा था कभी कभी वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ। कूड़े के जिस अंबार को देख वह लपक कर दौड़ पड़ा था, अब वहां नहीं है। दरअसल अब कुछ भी वहां नहीं, दरअसल अब कुछ भी वहां उस दिन जैसा नहीं है। मैंने उसे आधे दिल से पुकारा भी था कि अगर लौट आए तो उसे वापस ले आऊं, लेकिन वह सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे हंसता हुआ कूड़ा खोदने में जुटा रहा। उसके बाद मैं चला आया, लेकिन कई बार लौटा हूँ। वह जगह अब एकदम बदल चुकी है, नई इमारतों दुकानों की वजह से पहचानी नहीं जाती। वह कूड़ा भी नहीं रहा वहाँ, वह सड़क अंदर जहाँ जाती थी उस पर भी कुछ दूर तक गया हूँ। वह या उससे मिलता जुलता कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह या उससे मिलता जुलता कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी एकाध आदमी पूछ लेता हूँ, किसे देखते हैं भाई साहब? नहीं, किसे देखते हैं भाई साहब? नहीं, यूं ही, या कोई और झूठ बोलकर चलाता। कई कारणों से वहां जाना कम होता गया, और अब तो बहुत ज्यादा बरस भी बीत गए। फिर भी कभी लौटता हूँ सारी उम्मीदों के खिलाफ, और जहां वह कूड़े का ढेर था उससे कुछ दूर, वह उतनी ही देर याद करता खड़ा रहता हूं कि कोई मददगार फिर पूछे। याद करता खड़ा रहता हूं कि कोई मददगार फिर पूछे नहीं। एक दिन ऐसे जाऊंगा कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा, और बिना पुकारे पता नहीं कहां से वह झपटता हुआ तीर की तरह आएगा, पहचानता हुआ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए, पहचानता हुए मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। ये जो निरीक्षण, परीक्षण और ये जो पर्यवेक्षक दृष्टि है विष्णु खरे के पास, आप देख रहे हैं, महीन से महीन जीवन स्थितियों को अवान्तर जिसे कहा जाता है, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, जो जीवन की दिनचर्या के वे विषय वस्तु होते हैं जो किसी कवि को सचेतन व्यक्ति मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहे या अनदेखा कर रहे वे जानबूझकर,
विष्णु खरे उसे अनदेखा नहीं करते। यही कहा ना मैंने कि वो साधन, सुविधा और शक्ति के प्रतिपक्ष में इसलिए खड़े दिखाई देते हैं, और एक कमिटेड साहित्यकार वे इसीलिए हैं कि वे उन चीजों को भी दर्ज कराना चाहते हैं जिनको अब तक जानकर, जानबूझकर या अनजाने में अनदेखा किया जाता रहा, अनचिन्हा किया जाता रहा। विष्णु खरे उसी भी चिन्हित कर रहे हैं। अगली कविता है परस्पर। साथ का आखिर यह भी कैसा मकाम कि आलिंगन और चुंबन तक से अटपटा लगने लगे। ऐसे और बाकी शब्द भी अतिशयोक्ति मालूम हो, इसलिए उन्हें एकांत किसी जगह पर बैठ महज एक दूसरे का हाथ छूते हुए से बैठना होगा। सामने से गुजरने वाले इक्का दुक्का लोगों को यह देखकर भी कुछ अजब सा लगेगा। जहां जरा भी कुछ अलग करना नुमाइश हो जाना है, और थोड़ी देर से उनकी खिलखिलाहट उन तक पहुंचेगी और शायद एक लम्हे के लिए वे एक दूसरे को फकत देखेंगे। उनके हिस्से की धरती सांझ की छाया की ओर घूम रही होगी। सूरज के डूबने का भ्रम रचती हुई रात का कोई, सूरज के डूबने का भ्रम रचती हुई, और जब चेहरे और मंजर धुंधले पड़ने लगेंगे, रात का कोई पहला पक्षी कुछ बोलना शुरू करेगा, तब वे उसी तरह चुप उठेंगे। उनके बीच वह होगा जो न फासला है न नजदीकी। उनके बीच वह होगा जो न फासला है न नजदीकी, सिर्फ संग है, सिर्फ संग है। शायद वह उसकी उंगलियां छोड़ चुका होगा और नीचे देखता चल रहा होगा, जबकि वह सामने देखती होगी और घटते उजाले में उसकी वह सोच भरी किंचित मुस्कान दिखाई नहीं देगी। इसी तरह वे वापस आएंगे और चौथे मंजिले पर मन ही मन गिरते 5 दर्जन सीढ़ियां लगभग बिना दिक्कत चढ़ते हुए, और या तो वह कहेगी कितने दिन हुए तुम्हारे हाथ का चाय पिए, और वह अपने खुफिया नुस्खे से उसे तैयार करेगा, या वह खुद ही बिना कहे बनाकर ले आएगी। उसकी आसूदा उसास उफान की झुलसती आवाज में डूबती हुई, उनकी आंखें स्वाद, रंगत और गर्माहट पर सहमत होंगी। परस्पर आखिरी घूंट तक, परस्पर आखिरी घूंट तक। साथियों, ये कौन चिन्हेगा, कौन कहेगा, ये प्रेम से लबालब कविता है। यह प्रेम कविता है, पारस्परिकता, साहचर्य, संग साथ की कविता है। यह लजाए सकुचाए संबोधित प्रेम की कविता है, जिसको प्रपोज्ड नहीं, जिसका कोई प्रस्ताव कहीं नहीं रखा गया, जिसको मौन से चुपचाप धीरे धीरे अंगीकार कर लिया, और जो सहजात रूप में दुख सुख हो, प्रेम हो, संयोग हो, वियोग हो, उसको सहजात रूप में हमजदा बना लिया इन दोनों ने, जो परस्पर हैं और जो चुपचाप एकांत ढूंढते हैं, संग साथ होते हैं। उंगलियों का एक दूसरे की हाथों में बंध जाना, एक दूसरे को कस लेना और कुछ न कहना, सांझ का उतर आना, रात का गहराना, सुबह की चुप्पी और फिर एक साथ चाय की चुस्की। ये पारस्परिकता है, साहचर्य है। बेहतरीन कविता विष्णु खरे। शुद्धार्थियों, अगली कविता है निवेदन। डॉक्टरों, मुझे अब सब सलाह दो। सिर्फ ये ना कहो कि अपने हार्ट का ख्याल रखें और गुस्सा न किया करें आप, क्योंकि गुस्से के कारण आई मृत्यु मुझे स्वीकार्य है। गुस्सा न करने की मौत के बजाय, मतलब गुस्सा जरूरी है, लाजिमी है। बुजुर्गों, यह न बताओ मुझे कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं एक शरीफ आदमी हूं, इसलिए मुझे अपने गुस्से पर काबू पाऊं, क्योंकि जीवन की शाइस्ता सार्थकता का मैं क्या करूंगा जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर एक पीढ़ी पहले अपने आप ने हासिल कर ली।
ग्रंथों मुझे अब प्रवचन न दो, महत्वपूर्ण पंक्तियां साथियों, ग्रंथों अब मुझे प्रवचन न दो कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, न गिनाओ मेरे सामने वे पातक और नरक जिन्हें क्रोधी आदमी अर्जित करता है, क्योंकि इहलोक में जो कुछ नारकी और पापिष्ट है वह कम से कम सिर्फ गुस्सैल लोगों ने तो नहीं रचा है। ठंडे दिल और दिमाग से मुझे यह दिख चुका है। ताकतवर लोगों, मुझे शालीन और संयत भाषा में परामर्श न दो कि गुस्सा न करो, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान होगा। मैं तुम्हारे धीरोदात्त उपदेश में लिपटी चेतावनी सुन रहा हूँ, लेकिन सब कुछ चले जाने के बाद यही एक चीज अपनी बचनी दी गई है। लेकिन सब कुछ चले जाने के बाद प्रतिकार, प्रतिरोध, विरोध, है ना, इन सबके चले जाने के बाद यही चीज अपनी बचने दी गई है। डॉक्टर जो सदाशय हैं, भले बुरे से ऊपर सदाशय, लेकिन बुजुर्गों, ग्रंथों, ताकतवर लोगों, मैं जानता हूं, बुजुर्गों, ग्रंथों, ताकतवर लोगों, मैं जानता हूं आप एक शख्स के गुस्से से उतने चिंतित नहीं हैं। आपके सामने एक अंदेशा है, सच्चा या झूठा, चंद लोगों के एक साथ मिलकर गुस्सा होने का, चंद लोगों के एक साथ मिलकर गुस्सा होने का। साथियों, आप समझ रहे हैं कि ये क्रोध जो है, ये गुस्सा जो है, जब तक अपना रूप धारण न कर ले, जब तक अपनी प्रतिरोध की गूंज को किसी मिसाल तक, किसी फलागम तक, किसी परिणाम तक, आंदोलन तक जाहिर न कर ले, उस गुस्से को मारना भी कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितनी बड़ी राजनीति है, जो जिस ओर विष्णु खरे हम सबको इशारा कर रहे हैं, हम सबको दिखा रहे हैं कि ये लोग जो चेता रहे हैं। एक डॉक्टर तो चलो सदाशय है, वो मेरे हेल्थ के, मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, लेकिन बाकी तीन आप बुजुर्ग जो बीत गया, जो अतीत है, जो इतिहास है हमारा, और ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ हैं, जो उपदेश देते हैं, कोरे करारे उपदेश, और जो ताकतवर लोग हैं, जो वर्चस्व के बल पर ओज से तेज स्वर में बोलते हैं। इन तीनों की बात तो मैं नहीं सुनने वाला, मैं अपने गुस्से को ठंडा नहीं करने वाला, मैं प्रतिपक्ष के साथ खड़ा रहूंगा तब तक जब तक उसे धार न मिल जाए। बहुत शुक्रिया।